शांति। आज फिर आप सभी को कुछ पुरानी यादें आपसे हम शेयर करेंगे। खास हमारी आदरणीय दादी चंद्रमणि जी और आदरणीय दादी मनोहरेंद्र जी के साथ के कुछ अनुभव आज आपसे शेयर करेंगे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत सी दादियों के साथ बहुत नज़दीक का मेरा संबंध रहा और बहुत सी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं मेरे ध्यान पर हैं। आदरणीय मनोहरेंद्र दादी जी का तो मेरे साथ बहुत ही अटूट संबंध बना, क्योंकि वह मेरे इस अलौकिक जीवन के निमित्त बनी। मगर आदरणीय दादी चंद्रमणि जी, जिनको हम बहुत प्यार से दीदी जी कहा करते थे, वो पंजाब जोन के निमित्त रहे बहुत वर्षों तक। इसलिए उनके साथ बहुत सेवा में ख़ास तौर पर हम बहुत इकट्ठे ट्रैवलिंग करना, ट्रेन में उन दिनों में साधन तो होते नहीं थे, आप सब जानते हैं। ट्रेन में या और साधनों से हम सेवा पर जाया करते थे। बहुत उमंग उत्साह था दीदी जी में ख़ास, और जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता इस यज्ञ में दीदी चंद्रमणि जी को जो सारे जानते हैं, जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता है, जिसके लिए भी उनको कहा जाता है पंजाब की शेर थे। इसलिए पंजाब की शेर थे क्योंकि जब वो निमित्त बनी पंजाब अमृतसर में पंजाब की सेवाओं की, पंजाब की सेवाओं के अमृतसर में आने से पहले मैं समझता हूँ कि 2-3 वर्ष तक दीदी चंद्रमणि जी अचर बहन जी के साथ श्री हरगोबिंदपुर में रहे सेवा पर, और उनकी जो त्याग और तपस्या का वो जीवन था 2-3 वर्ष का, जिसमें कचर बहन जी वहाँ पर लौकिक जॉब करते थे, टीचर थे, और एक छोटे से कमरे में, इसमें कोई और साधन नहीं था, एक छोटे से कमरे में दोनों ही, दीदी भी और अचल बहन जी भी काफ़ी समय तक वहाँ पर रहे। और उस समय पर बिना साधनों के उन्होंने जो वहाँ सेवा की श्री हरगोबिंदपुर में, बहुत सी कुमारियों को वहाँ से निकली हैं श्री हरगोबिंदपुर से, जो बहुत बड़ी बड़ी सेवा के निमित्त बनी आगे चल करके। और वो स्थान एक छोटा सा गांव है श्री हरगोबिंदपुर, जहाँ पर साकार बाबा और मामा भी वहाँ पर आए थे। तो दीदी चंद्रमणि जी जब वहाँ से अमृतसर आ गए, तो वहाँ पर दीदी जी की विशेषता ये रही कि उनके पास काफ़ी बहनें साकार बाबा की तरफ से, मधुबन की तरफ से वहाँ पर आती थी, और दीदी जी उनको नियम मर्यादाओं की और यज्ञ की जो हमारी विशेष धारणाएं हैं उनके ऊपर दीदी जी उनको बहुत शक्तिशाली उनको बनाया करती थी। हमें याद है एक घटना, छोटी सी बात, जो दीदी जी की सेवा के बारे में है कि बहुत वर्ष पहले, उन दिनों में कोई साधन नहीं हुआ करते थे, बसेज और ट्रेन में भी जाना पड़ता था। तो हम लोगों को दिल्ली से एक पुरानी जीप सेकंड हैंड मिल गई, और बाबू रामपाल जी बुजुर्ग थे अमृतसर में, बाबू जी गाड़ी चलाते थे, उनको भेजा गया दिल्ली से, और वो
पुरानी जीप लेकर के, सेकंड हैंड जीप, हम बहुत खुश थे कि पंजाब को एक अपनी गाड़ी मिल गई है। और मुझे याद है कि जब वो गाड़ी को लेकर के रामपाल भाई, उनको कहा गया था कि आप दिल्ली से गाड़ी लेकर के और आपने पठानकोट पहुंचना है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। अब वो गाड़ी का रास्ता वाया चंडीगढ़ और वाया नंगल की तरफ से था। मुझे याद है कि उस जीप के अंदर ब्रिजमोहन भाई जी और मैं भी, हम लोग उस खास अपनी गाड़ी है इस खुशी से हम बैठ करके पठानकोट आए थे। और दीदी जी को इतनी खुशी थी, उमंग उत्साह था कि हमें अपनी गाड़ी मिल गई है। तो उन्होंने प्लान बनाया 5-6 भाई बहनों को अपने साथ, और सारा राशन और सारा सामान अपना छोटा मोटा रख करके रामपाल भाई को साथ लेकर के उन्होंने हिमाचल के जितने भी मुख्य स्थान हैं उस तरफ के, वहाँ से उन्होंने सेवा शुरू की। कोई सेंटर नहीं था तब, आप देखिए, जहाँ जाते थे वहाँ जाके देखते थे कि यहाँ रहने का क्या प्रबंध है, धर्मशाला है, मंदिर है, कोई भी है, वहाँ पर रह जाते थे। दीदी जी खुद अपने 7 भाई बहनों को लेके निकले और धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, सब जितने भी सेवा स्थान है वहाँ पर उन्होंने, उन दिनों में जबकि वहाँ कोई सेवा स्थान नहीं था, कोई भाई बहन नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने सेवा की। इतनी लगन थी उनके अंदर। आप देखिए कि जहाँ कोई सेवा केंद्र नहीं है, कोई पहले से निश्चित स्थान नहीं है, वहाँ जाना है और जो स्थान मिलेगा और जो साधन मिलेंगे, रहने को भी आप देखिए, रात को कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो ज़मीन पर ही बहुत करके मैंने देखा था कि वो रात को सोने को मिलता था। मगर दीदी जी का बहुत उमंग उत्साह था। जहाँ तक पवित्रता की धारणा की बात है, दीदी की कुछ बातें मेरे ध्यान पे हैं और समय को ध्यान में रखते हुए मैं 1-2 अनुभव आप सबसे शेयर करूँगा कि उन दिनों में जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों हुआ करते थे, तो उनके पास एक रिपोर्ट चंडीगढ़ में पहुंची कि ये ब्रह्मा कुमारी के जो ब्रांचेस खुलने शुरू हो गई हैं। तब थोड़ा थोड़ा सेवा शुरू हुई थी पंजाब में, अमृतसर के बाद जलंधर था, मैं समझता हूँ। तो उनके पास रिपोर्ट पहुंची कि ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से सेवा हो रही है, यहाँ कोई अनैतिक काम होने की उनके पास सूचना मिली। और लिखित में उनके पास सूचना पहुंची थी, इसलिए उन्होंने एक बहुत बुजुर्ग सरदार भाई थे, इंटेलिजेंस अफसर, अच्छी पद पर थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि वो जा कर के अमृतसर में और खुद सारी इंक्वायरी करें इनकॉग्निटो, गुप्त रूप में। तो सरदार जी 50 साल से ऊपर की उम्र थी, मैं समझता हूँ। वो हमारे सेवा केंद्र पर चंद्रमणि दादी थी, वहाँ पर वो पहुँच गए और कहा कि बहन जी, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है। तो उनको कहा गया अभी 7 दिन का आपको समय देना होगा, 7 दिन का हमारा कोर्स होता है। तो उसने कहा ठीक है। सुबह का समय निश्चित हो गया और वो रोज़, क्योंकि उनको तो जानकारी पूरी लेनी थी, वो रोज़ समय पर आने लगे और दीदी चंद्रमणि जी ने उनको कोर्स कराना शुरू किया। जब उनको 6-7 दिन पूरे हो गए और उसका भी समय निश्चित था, उसको वापस जाना था। तो जब लास्ट दिन था तो वो दीदी जी की आयु तब मेरा ख्याल है कि 35-40 के अंदर आयु होगी, मैं समझता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 45 के लगभग होगी। तो उन्होंने, जैसे कि उनसे वो छोटी उम्र की थी दीदी जी, और वो दीदी जी से बड़ी उम्र का था सरदार जी। तो जब वो जाने लगा कि आपने बिटिया या बहन जी कैसे कह करके शब्दों में कहा, आपने बहुत अच्छा मुझे समझाया है। और जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो पीठ पर दादी चंद्रमणि दादी जी के हाथ पर थपकी से, उसे ऐसे ऐसे थपकी हाथ से, तो दीदी जी ने कहा, आपने मेरे शरीर को हाथ क्यों लगाया? और ताली बजाई कि बहनों, जो 4-5 बहनें थी छोटी, आओ
और इसको कमरे बंद कर दो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये कौन होता है? इसको पता नहीं है कि ये जो शरीर मेरा है ये ईश्वर को समर्पित है। हम ईश्वर के समर्पित हैं। हमारा तन और मन हम ईश्वर के समर्पित है। कोई देहधारी हमारे शरीर को टच नहीं कर सकता, आज तक नहीं किया किसी ने। और ये कौन होता है? इसको बंद करो। तब वो हाथ जोड़ने लगा और उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि बहन जी क्षमा करो, मैं इंटेलिजेंस अफसर हूँ, मेरी ड्यूटी लगी थी। और दीदी जी ने कहा अच्छा चल भाग जाइए यहाँ से, चला जाए। तो उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा तो उसने जाकर के, आप समझ सकते कितनी अच्छी रिपोर्ट दी कि आप यहाँ कहते हैं कोई अनैतिक कार्य, यहाँ तो किसी शरीर को कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी टच कर नहीं सकता है। इतनी पवित्रता की यहाँ पर नियम और मर्यादा है। एक और बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, पवित्रता की बात। तब दीदी जी चंडीगढ़ में भी आया करते थे, बिजमल भाई जी भी नंगल में थे और वो भी आया करते थे हमारे पास। तो पंजाब के एक नए राज्यपाल आ गए, महेंद्र मोहन चौधरी, मुझे नाम भी उनका याद है। नए राज्यपाल थे, बुजुर्ग थे, असम से आए थे। तो हमने टाइम लिया उनसे मिलने के लिए। गवर्नर है, नया आया है, हम उनको वहाँ की यहाँ की सेवाओं के बारे में और सब जानकारी देंगे। तो टाइम मिल गया और हमने गाड़ी किसी की लेकर के, और ब्रिजमोहन भाई जी भी और मैं भी और चंद्रमणि दादी जी और अचल बहन जी, हम लोग चारों गवर्नर को मिलने के लिए चल पड़े। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो चंद्रमणि दादी जी को कहा गया कि दीदी हम पहली बार मिल रहे हैं गवर्नर से, तो उनको हम यहाँ की सेवाओं की और सब जानकारी देंगे, जैसे से बताया जाता सारा विद्यालय का परिचय देंगे। पवित्रता की कोई बात नहीं करनी अभी शुरू में। दीदी को ये कहा गया तो दीदी सुनती रही, मुस्कुराती रही, अच्छा ठीक है। जब हम वहाँ पर पहुँचे और टेबल पर बैठ गए, राज्यपाल सामने थे, हम भी पास पे बैठ गए चेयर्स वगैरह लेकर के, और उनको समाचार सुनाना शुरू किया, कितने हमारे ब्रांचीज हैं, ऐसी ऐसी हम लोग सेवा करते हैं। सब समाचार सुना रहे थे, ब्रिजमोहन भाई, हम भी सब बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद, 5-7 मिनट सुनने के बाद, वो हमारे गवर्नर जी कहते हैं अच्छा ये तो ठीक है, पर कोई नवीनता की बात सुनाओ, आप इसकी संस्था में नवीनता क्या है? ये तो और भी लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे उसने कहा। तब दीदी चंद्रमणि जी उसी वक्त तो कहती है क्या नवीनता है हमारे संस्था की? कहता क्या है? कहती पवित्रता। पवित्रता। वो बुजुर्ग था, उसने चश्मा उतार के टेबल पर रख दिया, कहता ये सुनाओ ये क्या बात है? तब दीदी ने सारी बताया कि यहाँ पर पवित्रता के आधार पर परिवार में रहते हुए भी लोग जो है वो पवित्रता की पालना, ब्रह्मचर्य की पालना करती है। और इस पवित्रता के आधार से हमारे सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। वो उसकी आंखें खुली रह गई और एकदम उसको बहुत प्रभावित हुआ। और कितना वर्ष तक वो वहाँ में था, 3-4 साल तक था गवर्नर पंजाब का, और इतना नज़दीक था कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि भले वो राज्यपाल वहाँ पर बैठता था अपना वहाँ पर राजभवन में, मगर हमारे किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको पता लगता तो अपने आप आ जाता था। इस एक बात से इतना ज़बरदस्त प्रभावित हुआ पवित्रता की शक्ति से। एक बार मुझे याद है कि उससे हमने एक शिविर का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिया तो आ गया, जैसे वो आ जाता था, इजी था। जब हमने समझा था कि 2 सेशन करेंगे, पहला शिविर का उद्घाटन होगा तो राज्यपाल जी चले जाएंगे, बाद में फिर जो
भाई बहन इनवाइटेड थे शिविर के लिए, उनका आप शिविर का सेशन शुरू करेंगे कि 1.5 घंटे का। तो जैसे पहले प्रोग्राम हो गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी जैसे होती है, और हुआ प्रोग्राम 1 घंटा चला, तो उसको कहा गया कि आज अभी हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा। तो कहता है राजयोग क्या है? आप लोगों ने तो लिखा ना राजयोग शिविर का उद्घाटन है, मैं तो राजयोग समझने के लिए आया हूँ। हमने कहा जी वो तो अभी दूसरा सेशन है, कहता मैं बैठूंगा। तो गवर्नर की गाड़ी जो 11 बजे हमारे सेवा केंद्र पर आई थी, और 1:30-2 बजे तक वहीं पर ही था। तो मैं तो राजयोग को समझ करके जाऊंगा। और भी उसकी कई बातें, वो तो फिर कितना वो नज़दीक आ गया। जब हमारे दादी प्रकाश मणि जी विदेश की यात्रा से लौटी थी, तो वो सारे हमारे भारत देश में पहले राजभवन के अंदर जो दादी प्रकाश मणि जी का अभिनंदन हुआ था, वो चंडीगढ़ में महेंद्र मोहन चौधरी ने प्रोग्राम रखा था। अपने राजभवन में अपने अधिकारियों को सबको निमंत्रण दे करके उसने दादी जी का, तो इतना वो नज़दीक समझो कि एक पवित्रता की शक्ति के कारण आप देखिए इतना वो नज़दीक रहा। इस प्रकार दीदी जी का जो मैंने देखा है कि लाभ और लाख का बैलेंस दीदी में मैंने देखा। स्नेह भी अति था, प्यार बहुत ज्यादा था। उनकी ये विशेषता थी कि क्लास के भाई बहनों को, सेवा केंद्र पर भाई बहन आने वालों को हर एक को वारिस बनाने का उनका संकल्प रहता था। हर बात उनसे शेयर करती थी। मुरली के बाद सुबह जो है वहां पर अमृतसर में जो भी उनके पास पत्थर माउंट आबू से आते थे, दादी प्रकाश मणि जी के या उससे पहले साकार बाबा के, तो वो पत्र क्लास में सुनाया करती थी। हर समाचार, कोई समाचार आएगा क्लास वालों से शेयर करती थी, अपनापन समझती थी। इसलिए वहाँ से वारिस क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, अमृतसर की धरनी की विशेषता है। जो भी वहाँ क्लास में आते हैं उनमें बहुत समीपता का जो संबंध में भाई बहनें रहती हैं। और आप देखेंगे, मेरा ख्याल है आज भी अमृतसर में बाकी स्थानों पर गुरुवार के दिन भोग लगता है, मगर अमृतसर में आप देखेंगे कि गुरुवार और रविवार 2 दिन भोग लगता है। ये दीदी जी ने ये सिस्टम बनाया था कि नहीं, रविवार के दिन भी बाबा को भोग लगेगा। और विशेषता ये होती थी कि रविवार की सुबह की क्लास में जो भी परिवार वाले थे उनको अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को क्लास में लाना अनिवार्य होता था। और दीदी जी संडे को कहा करते थे, संडे माना ये बच्चों का दिन, सन SON सन बच्चों का दिन है। और सुबह सुबह ही कहती थी क्लास वालों को, ये 2-3 लाइनें बच्चों की बना, बच्चे आने वाले हैं, आज बच्चे आने वाले हैं। और वो रौनक हुआ करती थी। 9-10 बजे तक सब परिवार वाले, क्योंकि वो जो भोग भी होता था वो भी नाश्ते की तरह होता था। और बच्चों का की एक्टिविटीज होती थी। फिर बच्चे बुढ़ी के बाद कोई गीत सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कभी जन्मदिन किसी का, आज पुराने बच्चे का जन्मदिन है, उसकी तैयारी करके आते थे। तो वो भी एक इतना नज़दीक, जो दीदी जी ने बच्चों को साथ में इतना नज़दीक का संबंध बना के रखा हुआ था। तो मैंने एक बार कहा, दीदी आप तो इतने बड़े हैं और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहने लगी, ये बच्चे मुझे सब घर का समाचार सुनाते हैं, बहुत नज़दीक है मेरे। और दीदी उनके साथ इतना टाइम बैठती थी, दीदी कई दफ़ा लेटी रहती थी। और आपको ये पता है कि दीदी जी जितना त्याग जीवन में बहुत कम मैंने देखा है। ठीक है, कौरवे के दिन थे, वो भी ठीक है, मगर दीदी जी ने कितनी त्याग वृत्ति थी। आपको पता है कि वहाँ जब पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ में दीदी जी रहा करते थे, एक छोटा सा कमरा था। छोटे से कमरे के अंदर वही दीदी जी का बेडरूम था, वही दीदी जी का सिटिंग रूम था, वही दीदी जी का डाइनिंग रूम था। कोई और नहीं था। वहीं पर जिसने मिलना होता था वहीं मिलते थे दीदी जी से। दीदी जी कुर्सी पर बैठे रहते थे, बेड साथ में लगा हुआ था रात को सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अमृतसर में भी मैंने देखा दीदी जी के पास एक छोटा सा कमरा था बस। जब भी दीदी जी बाद में भी अमृतसर में से भी आते थे,
जब वो ज्ञान सरोवर का भी सारा कारोबार उनको मिला, तो उसके जब ज्ञान सरोवर बना तो पहला निमित्त दीदी जी को रखा गया वहाँ ज्ञान सरोवर में। तो वहाँ से भी वो अमृतसर आया करते थे। वही कमरे में उनका वही छोटा सा सिटिंग रूम भी, बेडरूम भी, डाइनिंग रूम भी अभी भी वहाँ पर है। इतना त्याग उनके अंदर ये था। उनकी इच्छा बहुत थी कि अमृतसर में भी हमारा अच्छा सा सेवा स्थान बन जाए। अभी लारेंस रोड का सेंटर जो है वो गली में है और लोगों के पास अभी गाड़ियां भी शुरू हो गई हैं, तो बहुत दिक्कत आती थी, कठिनाई आती थी। परंतु उसके उनके जाने के बाद फिर वहाँ एक अच्छा स्थान मिल गया, क्योंकि वहाँ पर सुख शांति भवन है, बहुत बार हाईवे पर है और बड़ी खुली जगह पर बना है। हमारी खास दादी जानकी जी का संकल्प था कि हमें हमारी दादी जी की जो इच्छा थी उसको पूरा करना है। तो इस प्रकार उनके अंदर बहुत सी मैंने देखा विशेषताएं थी कि जो दीदी जी ने अपने समय पर, और मैंने देखा कि इतना सेवा के अंदर उमंग सा था कि हर वर्ष उन्होंने हिमाचल में कुछ समय, मैं भी साथ रहता था, कुछ समय हिमाचल में देना ही है। जाकर के किसी बड़ी बहन को भी कई दफ़ा साथ ले जाते थे और आप जगह जाकर के बैठा करते थे हर जगह पर। उन्होंने खास हमारे कुल्लू मनाली की बहुत पालना की है, वहाँ पर वो स्थान बनवाए भी हैं और वहाँ पालना की है। तो ये उनके अंदर मैंने देखा। उसके बाद वो जब ज्ञान सरोवर के निमित्त बन गए तो वहाँ से भी समय पर समय वो पंजाब में आया करते थे और मेरा भाग्य है कि मैं उनके साथ बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला। उनका विश्वास पाया है मैंने, बहुत नज़दीक संबंध में रहे हैं। ऐसे तो बहुत सी विशेषताएं मेरे ध्यान पर आ रही हैं। आज इतना ही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। अब मैं हमारी आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी के बारे में भी आपसे कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। तो वो भी कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब करनाल में सेवाएं शुरू हुई, हमारे दादी मनोहर इंदिरा जी वहाँ की सेवाओं के निमित्त बने और उस समय पर छोटी बहनें नहीं थी। 1958 के लास्ट की बात है, 1958 के लास्ट की बात है जब मैं बाबा के पास आया। और ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि मुझे पहला लेसन जो ज्ञान योग का है वो दादी मनोहर इंदिरा जी ने दिया। तो वही मेरी अलौकिक जननी कहे बनी जिन्होंने मेरी पालना की। क्लास बहुत छोटी हुआ करती थी, भाई बहनें बहुत गिनती के हुआ करते थे और फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय पर यज्ञ में चल रही थी उस समय पर। और उन्होंने बहुत सच्चाई से, मैंने देखा उनके अंदर बहुत ईमानदारी और सच्चाई थी और बाबा के लिए बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा। भाई बहनें उन दिनों भंडारी नहीं हुआ करती थी और भाई बहनें हाथ में देते थे जो भी सहयोग देना होता था। और वो जब भी कोई उनके हाथ में कोई कैश देता था, थोड़ा बहुत सहयोग के देता था, उसे पूछा करती थी किसके लिए। वो कहता था ये मधुबन के लिए। अच्छा ठीक है, बस। जैसे उन्होंने जो भी मधुबन के लिए बात कही, वो पैसा बिल्कुल भी जो है किसी और काम में यूज हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कहता था बहन जी जैसे भी आप यूज करो यहाँ सेंटर के लिए, उनको वो थोड़ा सा वहाँ के कारोबार में यूज करती थी। बहुत ही इकोनॉमिकल थी। और सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा उनके बारे में, बहुत सी लंबी कई बार कहानियां भी हैं, समाचार हैं। आप लोगों को पता है कि यज्ञ के अंदर सबसे पहले जो बाबा बार बार कहता था जाओ सेवा पर, साकार बाबा कहता था कहाँ जाए हम। बाबा कहता था जाओ सेवा पर, जाए कहाँ पर, किसका निमंत्रण है, क्या प्रबंध है, कहाँ रहेंगे रात को, ये प्रश्न होता था। आप देखिए शुरुआत की बात, एकदम पहली पर शुरुआत की बात, मगर उसमें दो हमारी दादियाँ
एक गंगे दादी और एक मनोहर दादी। इन दो जो पहले यज्ञ में जिन्होंने कहा कि हम जाती हैं दिल्ली में और वहाँ जाकर के हम बाबा का संदेश देगी सेवा शुरू करेंगी, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत हिम्मत थी। मनोहर दादी के अंदर मैंने देखा बिना सब साधनों के सेवा अगर करने कभी मैंने देखा तो उनके अंदर मैंने देखा हिम्मत। इसलिए जो उन्होंने सेवा शुरू में की तो यज्ञ के अंदर ये बात बहुत फैल गई थी कि हरि गंगे, क्योंकि मनोहर दादी जी का जो लौकिक नाम है हरि है। हरि गंगे दोनों ने मिलकर के बहुत सेवा का आदिकाल, एक नाम आदिकाल, जो बिना साधनों के उन्होंने सेवाएं शुरू की। और वहाँ भी और उनकी उस जो बाबा को उनकी लगन का मालूम था, इसलिए मैं जब करनाल में आया तो मैं देखता था कि थोड़े दिनों के बाद ही वो फिर चली जाती थी, फिर 10-15 दिन के लिए कहीं चली जाती थी। क्योंकि जैसे ही बाबा का उनको पत्र आता था, समाचार आता था, बच्ची वहाँ जाओ, आज वहाँ सेवा है, आज श्रीनगर जाओ, आज जम्मू जाओ, आज फलानी जगह पर जाओ। तो सारे भारत के अंदर उन दिनों में जहाँ जहाँ सेवाओं की ज़रूरत होती थी बाबा इशारा देता था और वो उसी वक्त ही बस। और आप देखेंगे कि वही दादी जी है जिन्होंने अपना कोई स्थान नहीं, उनका कोई स्थान नहीं है, निमित्त मात्र करनाल में रहे, बेशक वहाँ का स्थान किसी ने बना के दिया है कि युगल ने, तो चलो ठीक है, सेवा थी वो करते रहे। मगर जब उनको कहा गया दिल्ली जाने के लिए वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली के बाद जब उनको दादी प्रकाश पिनी ने कहा कि मधुबन आ जाओ तो मधुबन आ गए। उनका अपना मैंने देखा कोई उनके अंदर था ही नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता ये दादी मनोहर इंदिरा की मैंने देखी, वो जहाँ भी जाते थे, जिस स्थान पर भी जाएंगे ना, उसको अपना, भाई बहनों को भी, वहाँ को भी, जैसे कि सब जैसे हर बात में आगे रहते थे, किस काम का, स्थूल हो सूक्ष्म हो कोई चीज हो। एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम कोलकाता के अंदर था, कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम था, बहुत भाई बहने आ गए। अब साधन बहुत सीमित थे वहाँ पर, मुझे याद है बहुत कठिनाई थी जो भाई बहने पहुंचे भोजन और कई चीजों में। तो मनोहर दादी ने जो अपना पार्ट उसमें पर बजाया वंडरफुल था। खड़े होकर के वहां पर हर चीज के अंदर हर एक को बिठाना, नियंत्रण करना, उनको प्यार प्रेम से, और जैसे कि इतना जबरदस्त सहयोग, जहाँ भी वो जाते थे मिक्स हो जाते थे, हर एक के साथ मिक्स हो जाते थे और हर एक को अपनेपन की फीलिंग देते थे। जैसे हमारी चंद्रमणि दादी थी, ऐसे मनोहर दादी थी। इन्होंने सारे जोन के अंदर जो शुरू में सेवाएं की हैं, सारे पंजाब जोन के अंदर जो ब्रांचेस खोली हैं, सेवा स्थान खोले हैं, मनोहर दादी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी सेवाएं हैं बहुत ज़्यादा, कई की छोटी मोटी बातें हैं, आप लोगों को क्या सुनाए। उन दिनों की बातें आप देखेंगे कि एक जब हमने सेवा का भी बहुत शौक था, पैसा होता नहीं था, साधन होते नहीं थे। अब कोई भाई आ जाए, कुछ साधन वाला कोई भाई मिल जाए। जब मैं भी, मुझे याद है, मैं 19-20 वर्ष की आयु थी मैं जब आया था, अब साल में एक प्रोग्राम कम किया करते थे शिव जयंती का, बस। भाई बहुत और होते ही नहीं थे। जो भाई मैंने थोड़े बहुत क्लास में आने वाले होते थे, कोई पढ़ा लिखा भाई हो, उस ढंग का हो, कोई बहुत कम। अब हम लोग क्या करते थे, अब उनके कहने पर कोई थोड़ा बहुत एक हैंड बिल का मैटर बना लिया, हाथ से हैंड का बिल का मैटर बना करके फिर हम ले गए प्रेस के अंदर। प्रेस में जाकर प्रिंटिंग प्रेस जो हुआ करती थी वो हाथ वाले, वो छुपा के ले आते थे। फिर एक दो को साथ लेके आसपास इधर उधर बांटने, भी हम भी बांटने के लिए जाते थे, या वही ये सिखाया गया कि बांटो जा करके। आज जब फंक्शन होना था शाम को, अच्छा फंक्शन के लिए तैयारी करो, दरिया बिछाओ, माइक वगैरह सेट करो, वहाँ वो सारे काम करते थे। जब वो लोग चले गए सभा वाले, फिर सारा इकट्ठा करो, बस। कोई था ही नहीं। हर बात हमें सिखाई उन्होंने, हर बात सिखाई, हर चीज को कैसे चलाना है, क्या करना है, हमें इस प्रकार की उन्होंने ट्रेनिंग दी। एक बार की बात और आपको हंसी की छोटी सी बात सुनाते हैं। एक बार
उन्होंने कहा कि नहीं, हम मॉडल टाउन है, वहाँ से, अभी तो मॉडल टाउन शहर के अंदर आ गया था, मॉडल टाउन करनाल का बहुत बाहर था, सिटी से आउटसाइड। तो कहते वहाँ सेवा करनी है, तो वहाँ को मकान किसी ने दे दिया। अब हमने सेवा शुरू कर दी। वहाँ से 1 रुपया लेता था रिक्शे वाला, ये जो मैनुअल रिक्शा होता है जो भाई चलाते हैं रिक्शा, तो वो 1 रुपया लेता था। पर 1 रुपया भी कहते थे नहीं खर्च करना हम, तो भी कैसे जाएंगे आप रात। कहते नहीं नहीं, अब मेरे पास कोई मोटरसाइकिल थोड़ा था, मेरे पास तो साइकिल था। साइकिल जो होता है उसके ऊपर ही हम लोग भी आते, जब नए नए थे, 19-20 वर्ष की मेरी आयु थी। नहीं नहीं, हम तो बाहर शहर से थोड़ा सा बाहर जाके ना, मैं साइकिल के पीछे बैठ जाऊंगी। अब साइकिल के पीछे वो चलते हुए साइकिल पर बैठना भी नहीं है, पहले से उसको खड़ी करो, फिर साइकिल उसको बिठाओ, और फिर टांग आगे से घुमा करके बैठो। तो एक बार वो बैठ गए, मैंने टांग घुमाने लगा तो अगला पहिया खड़ा हो गया, अगला पहिया खड़ा हो गया, तो बड़ी मुश्किल से बचे। ऐसे ही एक बार वो दूसरी दादी थी, उनके साथ हम जा रहे थे सेवा पर, रिक्शा पर बैठे बैठे, गोपी दादी थी, दूसरी ब्रिज 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 इंदिरा दादी थी, ब्रिज इंदिरा दादी थी, उनके साथ हम जा रहे थे। एक बार दोनों रिक्शा पर बैठे बैठे शहर के अंदर जा रहे थे, तो उसका उसका रिक्शे वाले का ना वो पहिया ही निकल गया। पहिया निकल गया तो आप बैठ गए। दादी पूछती है, वीरचंद भाई क्या हुआ? मैं क्या कुछ नहीं हो, उठ करके आप चल पड़े, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये वंडरफुल है कि हमें जरा चोट नहीं लगी, किस चीज का कुछ नहीं हुआ। तो बिना साधनों के भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सेवाएं की वहां पर। तो मनोहर दादी की बहुत ज्यादा, मगर पालना का संस्कार जबरदस्त था। अपने हाथ से खाना बना करके उनको खिलाया, हम लोगों को खिलाया उन्होंने। पालना की हमें जैसे नहीं, कैसे खाना बनाना है, भाइयों को कैसे खिलाना है, ये हमने देखा। उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी, कितना अपनापन उनके अंदर था। स्थापना शुरू में करना और आगे बढ़ाना सेवाओं को। और वहाँ से भी, करनाल से भी आपने देखा हमारी कितनी बहनें बाद में समर्पित हुई, और जो जोन सब जोन इंचार्ज बहनें भी बनी मनोहर दादी की पालना से। मगर उनके अंदर अपनापन नहीं था बिल्कुल। और जो जैसे बाबा के ने जहाँ इशारा दिया वहाँ चले जाना, बस। कोई जब आज किसी को कहो आप यहाँ अपना सेवा केंद्र, अपना सेवा केंद्र था ही नहीं उन दिनों में। साकार बाबा के दिनों में किसी का कोई अपना सेवा केंद्र हो, ये बात ही नहीं होती थी। जब पार्टी लेकर के 2-4 को लेकर के पार्टी लेकर के जाया करती थी, अपनी टैची भी साथ ले जाती थी। तो साकार बाबा कब पता नहीं वहाँ से कहेगा कि अच्छा आप इधर चली जाओ, वो पार्टी वापस आ जाती थी, और बहन जो है वो किसी और दूसरी जगह सेवा के लिए बाबा भेज देता था। तो वो जो थी, कितनी वो ताकत की स्टेज रहा करती थी कि एक बाबा है और बाकी सब अपने परिवार है। तो इतना नज़दीक का संबंध, बहुत सी विशेषताएं हम मनोहर दादी जी के भी सामने आ रही हैं, मगर समय को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने बहुत, उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनापन बहुत था, बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या बहुत थी, अपनापन बहुत था, और बाबा के लिए और यज्ञ के लिए प्यार बहुत था, ज़बरदस्त। इस प्रकार मनोहर दादी ने भी यज्ञ में अपना बहुत ऊंचा स्थान, बाद में वो ज्ञान सरोवर में भी निमित्त बनी, आप सब जानते हैं। मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी के बारे में मैंने आपको पहले सुनाया है। आज भी मैं सारे विश्व में, देश विदेश में या भारत के कोने कोने में जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर कोई कहेगा कि आप चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी की कोई 2-4 बातें सुनाओ। क्योंकि उनके चंद्रमणि दादी को ज्ञान सरोवर में दोनों रही है। और बहुत से भाई, बड़ी बड़ी बहनें मुझे जब मिलती हैं तो कहती हैं कि वो समय हम याद करते हैं कि जब हम ज्ञान सरोवर जाया करते थे, और चंद्रमणि दादी कैसे उमंग उत्साह से और खुशी से
हमें सारी पार्टी और हमें मिला करती थी, वो दिन हम भूल नहीं सकते हैं। कितना, जैसे कि इतनी खुशी से मिलना और बातचीत करना, और उनकी विशेषता यही थी, आपने देखा होगा चंद्रमणि दादी की विशेषता, इतना जोर से वो खुश होते थे, हंसते थे, मुस्कुराया करते थे कि जिससे सबका उमंग उत्साह बढ़ जाता था। और जब भी कभी मैंने देखा है कि इन दादियों की विशेषता ये भी रही कि बाबा के कमरे में, बाबा का योग में, जैसे कि बहुत ज्यादा। मुझे याद है जब मैं नया नया आया था तो मनोहर दादी तब हमारी टीचर थी, और योग का टाइम हुआ करता था 5 से 6 बजे और 6 से 7 मुरली। अब हम नए नए थे, हम एक दिन 5 के बजाय 5:15 का टाइम होगा, 15-20 मिनट। तो मनोहर दादी मुझे क्लास के बाद कहती, इधर आओ, आप स्कूल में पढ़े हो? जी पढ़ा हूँ जी। कॉलेज में पढ़े हो? पढ़े हो। पहले क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं या पहले टीचर आता है? मैंने कहा जी वहाँ तो पहले क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं। कहती मैं आज पहले बैठ गई थी योग में, आप लेट क्यों आए? और उनकी ये बात देखिए, आज भी हमारे ध्यान पर ये रहता है कि नहीं, मुरली से पहले पहुंचना है हमें, टीचर से पहले पहुंचना है। ये जैसे उन्होंने हमें इतना पक्का कराया। हम लोग के घर में तब आया आते थे, शुरू शुरू की बात है, मगर हम दूर से सेंटर दिखाई देता था, हम देखते थे कि लाल बत्ती तो नहीं होगी, योग शुरू तो नहीं हो गया, हमें योग से भी पहले पहुंचना है। 5 से 6 अगर योग है तो वो कहा करती थी नहीं, योग भी 5 से 6 मना, ये क्लास एक पीरियड है, सब्जेक्ट है योग। इतनी इम्पोर्टेंस उन्होंने हमारे ध्यान पर दी कि ये चीज़ जो है कि आपको योग में भी उतना ही ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप मोटे के टाइम पर पहुंच जाओ, नो। हमारी एक दादी थी, मुझे याद है, गोपी दादी थी, मुझे एक दिन कहती है योग क्लास के बाद, मीरचंद भाई कभी तुम योग लगा लो बाबा से। मैं कहा बहन जी बहन जी रोज ही तो योग करता हूँ। कहाँ योग करते हो? मैं कहा मैं तो घंटा घंटा बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप सोल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस का अनुभव नहीं है। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? कहती आपको तो टाइम कॉन्शियस हो। मैं कहा जी उस दिनों मैं जॉब भी करता था। मैं कहा बहन जी वो तो राइट बात है, बहन जी टाइम का तो ख्याल रखना पड़ता है, दफ्तर भी जाना होता है, परिवार लौकिक माता भी रहती थी, उनके पास भी हम रहते थे। तो कहते हैं नहीं नहीं, कभी कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाया करो। मैं कहा दीदी बहन जी वो क्या बात है, अनुभव करना है? मैं कहा करना है। कहती अच्छा संडे के दिन छुट्टी होती है ना, 9 बजे आ जाना। हम 9 बजे बैठ गए, पहुँच गए। 9 से 12 बजे तक 3 घंटे वो सामने बैठे हुए थे। 2-4 और भाई भी आगे, भाई बहनों को भी कह दिया था। हम चौकड़ी लगा के नीचे दरी पर बैठे हुए थे। 12 बज गए, 3 घंटे। और ये एक संडे नहीं, कई रविवार लगातार एक निराकारी स्टेज पे, ना वो हिलते थे ना हम हिलते थे, चौकड़ी लगा के बैठ जाते थे। वो जो हमें उन्होंने अनुभूतियां कराई हैं मनोहर दादी और हमारी दूसरी दादियों ने, आज भी हमें याद है। जो बाबा कहता है यथार्थ योग, तब हमें वो सीन याद आते हैं और वो स्थिति याद आती है कि यथार्थ योग किसे कहते हैं, जिसमें मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाए, कोई और संकल्प न आए, काफी लंबे समय तक वो स्टेज बनी रहे। उसका अनुभव हमने 1-2 साल नहीं, कई लंबे समय तक, वो उन दिनों में सेवाएं तो होती नहीं थी। बाबा के व्यक्त होने से पहले एक प्रदर्शनी का थोड़ा बहुत था, जो आपको पता है कि वो प्रदर्शनी भी बड़े बड़े स्थानों पर हम लोग किया करते थे और इकट्ठे होकर किया करते थे। वो भी सेवा भी कभी कभी हुआ करती थी। इसलिए बाकी समय पर हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ज्ञान और योग बस। इसलिए वो जो पालना हमारी भी 10 साल तक पालना हुई है, 58 के एंड से लेकर के बाबा के व्यक्त होने तक। फिर तो सेवाओं में पार्ट रहा बहुत ज्यादा, दोनों चीजें रही, मगर वो जो पहला टाइम 10 साल का है हमारा,
वो से केवल सोन्नति का ज़्यादा है। 90% सोन्नति का, सेवा तो बहुत कम। व्यक्तिगत सेवा करके किसी न किसी को ले आते थे थोड़ा बहुत। इस पर के दादियों ने हमारे को दिशा निर्देश दिए, गाइडेंस दी, पालना की, हमारी स्थिति को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत योगदान है। धन्यवाद। ओम शांति।